लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने जब यूनिट्स एंड डायमेंशन की बात करी थी तो हमने एक टॉपिक कवर किया था, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, है ना। और कन्वर्जन वाले के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। अब चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला का मीनिंग क्या है? अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि एनर्जी कंजर्व्ड है और एनर्जी कंजर्व्ड है तो, या फिर मैं कुछ एक दूसरे तरीके से समझाता हूं। मैंने क्या कहा भाई, जितनी मेरे अंदर एनर्जी है उतना ही मैं वर्क डन कर पाऊंगा। दैट मीन्स एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन और वर्क डन कैन बी कन्वर्ट इनटू एनर्जी, कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी है। अब एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। वर्क डन की क्या होती है? जूल। इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि मैं इस डस्टर को किसी सर्टेन एनर्जी के साथ फेंक दूं और जितनी एनर्जी के साथ मैंने फेंका वो सारी एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाए, तो इसका मतलब वर्क डन शुड बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। अगर मैं ये बोल रहा हूं दैट एंटायर वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, जितना मैंने वर्क डन किया वो सारा काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया, तो क्या ये ठीक है? अब मुझे कैसे पता चलेगा ठीक है? ये पता चलेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के कारण। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर हम किसी फॉर्मूला में किसी चीज को लिखते हैं, जैसे कि मान लो मैं ऐसे लिखता हूं V इज इक्वल टू U प्लस AT। अब मुझे कैसे पता कि ये फॉर्मूला ठीक है? अगर ये फॉर्मूला ठीक है देन बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस सेम होने चाहिए। ठीक है, यूनिट्स भी सेम होनी चाहिए और डायमेंशन भी सेम होने चाहिए। अब देखो यहां इस साइड वेलोसिटी है, उधर वेलोसिटी और साथ में एक्सेलरेशन और टाइम का प्रोडक्ट है, ये इक्वल कहां है कि नहीं? पता नहीं। एक काम करते हैं, करके देखते हैं। पहले इससे शुरू करते हैं, मैं वापस फिर वर्क और काइनेटिक एनर्जी पे आऊंगा। देखो LHS में V जो है हमारे पास, इसका डायमेंशन क्या है बच्चा? m0 LT -1। किसी को परेशानी? सॉर्टेड है। और RHS में क्या है? U प्लस AT। अब एक बात बताओ बच्चे, U का डायमेंशन क्या आएगा? LT -1 या m0 LT -1 प्लस एक्सेलरेशन क्या होता है? LT -2, है ना। या मैं ऐसा लिख लो m0 LT -2 टाइम्स T। अब देखो बेसिस सेम है, इनके पावर ऐड हो जाएंगे अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या बना? m0 LT -1 प्लस m0 LT -1। अब एक बात बताओ बच्चे, अगर LT -1 और LT -1 प्लस होगा दैट मीन्स वेलोसिटी और वेलोसिटी ऐड होगा, तो बनेगी क्या? वेलोसिटी ही। तो यहाँ ट्वाइस ऑफ नहीं लिखने की जरूरत है, क्योंकि 2 तो वैसे भी क्या है, डायमेंशनलेस है। तो इनका रिजल्ट क्या आना चाहिए? m0 LT -1 की डायमेंशन आनी चाहिए कि नहीं? विच इज एज सेम एज RHS LHS, है ना। LHS और RHS बिल्कुल सेम आए कि नहीं? तो इसका मतलब ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। अब चलते हैं वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूला पे। वर्क डन क्या था बच्चा? वर्क डन था हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, होता है कि नहीं? दो वेक्टर्स हैं, लेकिन इनको अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वर्क डन आ जाता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv² होता है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में फोर्स का डायमेंशन क्या है बच्चा? mlt -2। डिस्प्लेसमेंट क्या क्या आएगा? L मल्टीप्लाई। डन है। ये हमारे पास LHS के लिए आ गया, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी बच्चा, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन mlt -2 और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन लेंथ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अल्टीमेटली लेंथ ही तो होता है। तो ये क्या बना? ml2t -2। डन है। किसी को परेशानी? अब RHS देखते हैं। RHS में क्या है बच्चा? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब हाफ को तो कंसीडर करने की जरूरत नहीं, छोड़ दो। क्यों? क्योंकि डायमेंशन लेस है, कोफिशिएंट है, हटाओ। m का क्या आएगा? m। v का क्या आएगा? LT -1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ml2t -2। सेम बना कि नहीं? इसका मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट था। किसी को दिक्कत? परफेक्ट। एक काम करते हैं,
यहां एक क्वेश्चन है, अभी इसको अटेम्प्ट करो। चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाई जी। क्या है? t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाई जी, वेयर l इज लेंथ, t इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो क्या ये फॉर्मूला ठीक है या नहीं है। हाँ जी, हो गया बच्चा? देखो जिसको मतलब करना आ गया बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आया एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन क्या दिया था, वी हैव टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाय g, वेयर t इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, l इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पेंडुलम सबको पता है क्या होता है। अब यहां पर मुझे कैसे पता चलेगा कि ठीक है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले LHS का डायमेंशन लो। LHS का डायमेंशन क्या आएगा? t, क्योंकि सिर्फ टाइम में t आ गया। और RHS का डायमेंशन क्या आएगा बच्चा? RHS में पहला है 2 पाई। क्या 2 पाई का कोई डायमेंशन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, नंबर है सिंपल, तो ये डायमेंशन लेस है, हटा दो, हटा दिया। L का डायमेंशन क्या आएगा बच्चा? L का आएगा स्क्वायर रूट ऑफ L अपॉन G। क्या है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज LT माइनस 2। L से L कट गया, ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? T की पार्ट 2 अंडर द रूट विच इज इक्वल टू T। सेम आ गए, इसका मतलब फॉर्मूला क्या है? करेक्ट। कोई दिक्कत? बहुत बेसिक सा था, सिंपल था। अब इसके बाद आता है बच्चा डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। अब ये डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला जो हमारे पास होता है, तो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला के अंदर मेन जो हमारा लगेगा, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब कोई जैसे इसके अंदर हमने ये कहा कि भाई LHS RHS किया, उसी चीज को, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ही यूज करके हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है इसका। अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और इस क्वेश्चन को लिखेंगे पहले साथ में, और साथ साथ में फिर सॉल्व करते जाएंगे और डेरिवेशन आएगी। रुक, हाँ जी, तो यहां ये क्वेश्चन देखो बच्चा, पहले क्या है, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला के लिए derive an expression for the time period of simple pendulum which may depends upon mass of the bob, length of the pendulum and acceleration due to gravity। ये क्वेश्चन लिखो एक बार। यहां क्या बोला गया? derive an expression for the time period of simple pendulum, और वो टाइम पीरियड which may depends upon mass of the bob, length of the pendulum and acceleration due to gravity। डन। अगर तुम ध्यान से देखो, ये सेम वही क्वेश्चन है जो हमने ऊपर किया हुआ है। सिंपल पेंडुलम का तो हमने फॉर्मूला डिराइव किया ही है, लेकिन हमने डिराइव नहीं, बेसिकली चेक किया था कि वो ठीक है। अब हम उसी फॉर्मूला को डिराइव करेंगे खुद अपने आप, और यहां जो लिखा हुआ है उसके बेसिस पे अभी शुरू करते हैं। ठीक है, लिख ले एक बार, क्वेश्चन लिख लो। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चा? डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। किसके लिए? सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए, विच मे डिपेंड अपॉन मास। मे डिपेंड, क्या यहां ये लिखा है कि वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा या इनवर्सली? नहीं पता। और हमें ये भी नहीं पता कि वो अगर मास पे डिपेंड कर रहा है तो उसकी पावर क्या होगी। स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्यूब के ऊपर कर रहा है, या फिर नहीं भी कर रहा, क्या पता हो। वहां पे मे लिखा है, श्योर तो नहीं है। हम इसकी पावर लिख लेते हैं ए। अब ये ए उस चीज को खुद जस्टिफाई कर देगा कि वो इनवर्सली रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है, या इंडिपेंडेंट है उसके। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है वहां पे? फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, और उसके बाद क्या लिखा है? विच मे डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉब। नेक्स्ट क्या है? लेंथ, t is directly proportional to length raised to the power b, and next acceleration due to gravity, t is directly proportional to acceleration due to gravity। कोई परेशानी? ABC मैंने रैंडम कोई वेरिएबल्स पावर में लगा दिए हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है विच मे डिपेंड, तो मुझे पक्का नहीं पता है कि वो डिपेंड कर रहे हैं कि नहीं। ना मुझे ये पता उनका रिलेशन किस तरीके से है, आइदर दे आर डायरेक्टली रिलेटेड और इनवर्सली रिलेटेड। तो ये ABC अगर मैं निकाल लूंगा तो डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। तो मेरा टारगेट ही यही है, मेरा टास्क ही ये है कि मुझे ABC निकालना है। क्लियर है? अब मैं अगर इनको कंबाइन करके लिख दूं तो क्या आएगा बच्चा? T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। कोई दिक्कत? और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए मैं एक कांस्टेंट लगा देता हूं k, a, b और g की पावर c। और ये जो k है ये क्या? ये तो डायमेंशनलेस है। जो कांस्टेंट लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब अगर ये फॉर्मूला ठीक है
तो ये बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस हैं वो सेम राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के बराबर होने चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है? टी का डायमेंशन क्या आएगा बच्चा? m0 l0 t1, सिंपल टी, यही आएगा। और जो RHS है, ये LHS का था, RHS का डायमेंशन क्या आएगा बच्चा? m रेज टू दी पावर a आएगा कि नहीं? या मैं m1 l0 t0 होल रेज टू दी पावर a लिख लूं, क्योंकि मास की पावर a थी तो जो मास का डायमेंशन उसकी पावर a लिख ली। फिर लेंथ m0 l1 t0 होल की पावर b। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है बच्चा? m0 lt माइनस 2 होल की पावर c। किसी को दिक्कत है इसमें? अब जहां जहां बेसिस सेम है पावर्स को कंबाइन कर ले। m1 फिर इसके बाद क्या है? अब देखो 1 इंटू ए इज a, 0 इंटू बी 0, 0 इंटू सी 0, खत्म। m की पावर क्या आ गई? a। l की पावर 0 इंटू ए, खत्म। 1 इंटू बी b, 1 इंटू सी सी, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे। अब t देखो, t 0 इंटू ए खत्म, 0 इंटू बी खत्म, माइनस 2c आया कि नहीं? अब LHS और RHS अगर फॉर्मूला करेक्ट है तो डायमेंशनली इनके जो डायमेंशन फॉर्मूलाज हैं ये सेम होने चाहिए थे कि नहीं? होने चाहिए थे सेम, बिल्कुल। तो ये सेम तो सिर्फ तब होंगे बच्चा जब m की जो पावर है वो सेम हो। दैट मीन्स a की वैल्यू क्या आ गई? 0। b की जो पावर है वो भी 0 हो, मतलब l की जो पावर है वो भी 0 हो, और t की जो पावर है माइनस 2c इज इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू क्या निकल गई? -1/2। और वो वैल्यू अगर मैं यहां सब्सटीट्यूट करता हूं तो b क्या आ जाएगा? +1/2। निकलेगा कि नहीं? निकल गया। a b और c तीनों की वैल्यूज आ गई, फॉर्मूला में डाल दो। तो t कितना निकल गया? t इज इक्वल टू k m की पावर 0, l की पावर क्या थी बच्चा? l की पावर b, b की वैल्यू क्या निकली है? हाफ, और g की पावर -1/2। और वी कैन राइट इट एज m तो हटा दो, स्क्वायर रूट ऑफ l/g लिख सकते हैं कि नहीं? बन गया। यही हमारा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है। अब जिसको फॉर्मूला याद हो, हमें यह पता कि मैं k की जगह क्या लिख सकता हूं? 2π स्क्वायर रूट ऑफ l/g। हमारा आंसर यहां आ चुका था। अगर मुझे याद है कि k की जगह 2π होता है तो वो 2π लिख देंगे, वरना डायमेंशनली हम यहां ये फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं। किसी को दिक्कत? इसी के साथ हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन का सारा कंसेप्ट, सारे पार्ट्स खत्म हो जाते हैं। तुम्हारा अब टास्क क्या रहेगा बच्चा? इनके ये न्यूमेरिकल्स, इनके क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ये सारा खत्म करके लाना है, ठीक है? इसके फिर डाउट्स के साथ मिलेंगे। हाँ जी बच्चा, एक बार ये क्वेश्चन देख लो। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है? इन वेंडरवॉल इक्वेशन, एक इक्वेशन है हमारे पास जिसके अंदर क्या बोला है? P प्लस a बाई वी स्क्वायर टाइम्स v माइनस बी इज इक्वल टू RT। वैसे एक आइडियल गैस इक्वेशन होती थी PV इज इक्वल टू nRT। उसके अंदर कुछ गड़बड़ थी, उसको ठीक करके, ये तुम केमिस्ट्री में आगे जाके पढ़ोगे कि क्या गड़बड़ थी केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर, अपने +1 में ही हमें पता चल जाएगा ये कहां से बनी है। लेकिन अभी स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल, तो हम मान लेते हैं कि ये इक्वेशन है, किसने दे दी है? वेंडरवॉल इक्वेशन है। और यहां पर P प्लस a बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू RT बोला गया है। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ a एंड v? a और b के डायमेंशंस निकालने। P क्या है? प्रेशर। v क्या है? वॉल्यूम। v क्या है? वॉल्यूम। r गैस कांस्टेंट, t टेम्परेचर। मुझे a और b के डायमेंशंस निकालने। कैसे निकालो? अब यहां एक कंसेप्ट क्या लगेगा, मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में समझाते हुए तुम्हें बताया था। अगर हम दो चीजों को प्लस कर रहे हैं तो कौन सी चीजें प्लस हो सकती हैं? अगर वो लाइक टर्म्स होंगी, सेम होंगी, है ना? जो डायमेंशनली सेम है, दैट मींस वेलोसिटी के अंदर वेलोसिटी ऐड हो सकती है, एक्सेलरेशन के अंदर एक्सेलरेशन ऐड हो सकता है। वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस होगी, डिस्प्लेसमेंट में से डिस्प्लेसमेंट माइनस होगा। दैट मींस अगर प्रेशर के साथ कोई चीज प्लस हो रही है तो a बाई वी स्क्वायर शुड बी डायमेंशनली सेम एज p, होना चाहिए।
सिमिलरली वॉल्यूम में से कोई चीज माइनस हो रही है तो डायमेंशनली बी का डायमेंशन वी के इक्वल होना चाहिए। वी क्या है? वॉल्यूम। तो बी का डायमेंशन कितना बन गया? एल क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है? m0 l3 t0 या सिंपल एल क्यूब। तो बी का निकल गया डायमेंशन। पी का कैसे निकालो, मतलब ए का कैसे निकालो? तो ए बाय वी स्क्वायर, ए बाय एल क्यूब इज इक्वल टू प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। डन है। ए बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी। ए बाय वी स्क्वायर मतलब एल क्यूब का होल स्क्वायर, और पी क्या है बचा? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, गेट द रिजल्ट्स। सॉर्टेड। बहुत सिंपल है। पता कंसेप्ट समझ में आया कि हमने किया क्या? कि अगर हमारे पास कोई दो चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं किसी भी फॉर्मूला में, किसी क्वेश्चन में, तो वो सिर्फ तभी ऐड हो सकती हैं जब वो डायमेंशनली सेम है। मैंने ये नहीं कहा कि ये टफ है, मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कराता तो शायद जो सोचना मुश्किल होता। अब हमने ये कर लिया है तो इसी के बेसिस पे तुम्हारे ये जितने भी क्वेश्चंस हैं अब ये तुम अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक बात है? चलो डन।